दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हम लोग जो सेशन में करने वाले हैं, इसलिए इससे पहले सेशन में अगर देखा जाए तो आप लोगों को बाल विकास की अवस्था से संबंधित जो है वो MCQ दिया गया था। ठीक है, आज जो MCQ ही हम लोग का है, लेकिन आज जो है दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। और दूसरा टॉपिक क्या है? तो बाल विकास के सिद्धांत से प्रश्न है। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत से क्या है? MCQ प्रश्न है। आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं आगे सब्सक्राइब करेंगे, तब तक क्या है कि ये हमको YouTube खुद नहीं आगे बढ़ने देगा। फिर हम आप लोग को कैसे कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे? ठीक है, तो आप लोग देखिए, फ्री में कुछ चीज़ को मत लीजिए। एक फाइल बनाने में बहुत कष्ट होता है इंसान को। ठीक है, आप आराम से सोए रहते होंगे, और हम जो है स्कूल से आने के बाद जो है ना 6 घंटा 7 घंटा में फाइल एक बनाते हैं, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा गुरुदक्षिणा के रूप में हल्का सा कुछ भी तो दे दीजिए, क्योंकि पैसा तो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये निःशुल्क क्लासेस है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा कम से कम वो तो कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से ही टेलीग्राम होगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से ही आपका वो होगा। ये फेसबुक पेज है, JPSC JSSC बाई प्रिया मैम के नाम से होगा। फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जगह जुड़ने का आपका है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है ना कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बाल विकास के सिद्धांत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक बालक जो है, ठीक है, उसके सिद्धांत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बालक के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग बालक के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो हम लोग 4 प्रकार के सिद्धांतों को देख सकते हैं। कितने प्रकार के सिद्धांतों को? 4 प्रकार के सिद्धांतों को देख सकते हैं। पहला सिद्धांत आपका जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जेटेट में, ज़्यादा डीप हो जाने वाला नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो है ये पहला विकास हो गया। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक, मनो जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत दूसरा है। और तीसरा है अधिगम सिद्धांत बालक का। और चौथा है फिर से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, यानी 2 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, एक अधिगम सिद्धांत है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अब यहाँ से पूछता है कि कौन सिद्धांत किसका है, यहाँ से एकदम चुनिंदा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। दूसरा, अगर हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये सिद्धांत जो है इरिक्सन द्वारा दिया गया है, H इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो अधिगम सिद्धांत है वो रॉबर्ट सीयर्स साहब के द्वारा दिया गया है। और चौथा जो आपका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। चौथा जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो कौन दिए हैं? तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है, फ्रायड वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, इरिक्सन वाला बहुत कम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूछा जाता है। तो ये यहाँ से ये सब एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। जो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप पेपर दे के आइएगा, तब बताइएगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया और हम आपको क्या बता के भेजे थे। हम कभी कभी यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है ना, वहाँ पे कभी कभी देखने जाते हैं, अजीब देख के मतलब महसूस होता है कि
टीचर खुद है वो बोल रहा है 12वीं क्लास तक पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चनें आपकी जो है ना वो ग्रेजुएशन से रहेंगी। हे भगवान, लगता है उन लोग को कि कहाँ ले जाके मतलब ले जाके रख दिया जाए, जो समझ में नहीं आता है। तुम 1 to 5 का टीचर बना रहे हो, तुम 6 to 8 टीचर बना रहे हो, मिडिल स्कूल का टीचर बना रहे हो। अरे मूर्ख, तुमको तो ये समझना चाहिए, हमको बोलना नहीं चाहिए लेकिन देख के बोलना पड़ रहा है, कि तुमको ये सबसे पहले समझना चाहिए कि सबका सिलेबस निर्धारित है। लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है। अब पीजीटी वाला जो है वो कहेगा कि हमको जो है एमएससी तक का चाहिए सिलेबस, तो ये बात सत्य है क्योंकि पीजीटी में वहाँ तक पूछा जाएगा, और इसलिए आप लोग बताते हैं क्योंकि वहाँ के बाद एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, इसलिए आप लोग बताते हैं, नहीं तो शायद नहीं बताते। वहाँ पे भी हाई स्कूल की बात करेंगे तो हाई स्कूल में डायरेक्ट आप लोग कह देते हैं ग्रेजुएशन तक। सही बात है, ग्रेजुएशन तक आप डाल दिए, क्योंकि पीजीटी को कैटेगराइज आप लोग कैसे करेंगे फिर। और जब पीजीटी और टीजीटी जब निकल गया, बीच में बच रहा है 1 to 5 का टीचर और 6 to 8 का टीचर, आप फिर कैसे कहते हैं कि 11, 12 और ग्रेजुएशन से कुछ सवालें रहेंगी? क्या मतलब दिमाग में भरा हुआ है, समझ में नहीं आता है। खैर, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भटकने से आप लोग को बचा दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर दे के आइएगा तब बोलिएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा टीवी और बड़ा बड़ा जो है ना वो बना देने से, भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता। इन लोग को क्या बोल, एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज़ है नहीं, बस मुंह में जो आता है वो बोलते चले जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबका अपना रोजी रोटी है, करे रोजी रोटी, उससे नहीं मतलब है। आगे हम लोग यहाँ थे, ये फ्रायड वाला आप सिद्धांत को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं जीन पियाजे से। जीन पियाजे की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीन पियाजे जो है हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। ये कौन सा सिद्धांत दिए हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे द्वारा दिया गया यह सिद्धांत था, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पड़ा है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जीन पियाजे की अगर हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ बाल विकास का सिद्धांत देख रहे हैं, ठीक है। तो आखिर जीन पियाजे का भी तो विकास हुआ होगा ना बालक का, तो वही कहा जा रहा है कि जीन पियाजे का जो पारिवारिक विकास हुआ था ना, उसमें अगर देखा जाए तो इनके पागल माता और बुद्धिमान पिता का प्रभाव पड़ा था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बालक है, ठीक है, उस बालक के विकास पे 2 लोगों का प्रभाव पड़ता है, माँ का प्रभाव और पिता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आनुवंशिक रूप से अगर देखा जाए, या तो अगर हम लोग जीव विज्ञान के आधार पर अगर देखें तो जर्म सेल जो है, उस जर्म सेल जिससे एक बीज तैयार हो रहा है, उस जर्म सेल की अगर हम लोग बात करें, उसमें 50% योगदान जो है वो माँ का है, 50% पिता का है। इसीलिए दोनों का जो है वो प्रभाव दिखता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहने का ये मेरा मकसद यही था कि एक जीन पियाजे जो हैं, उनके जीवन में जो विकास उनका बालक का हुआ, उसमें एक पागल माता और बुद्धिमान पिता का प्रभाव पड़ा था। इनका जो अध्ययन जो ये किए थे, उस अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से पूछेगा हम सब बता दे रहे हैं। केंद्र बिंदु जो इनका था, मानव का व्यवहार था। क्या था? मानव का व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है, उस पर ये बात किए थे। और आधार क्या माने थे? तो ये आधार जो है ये जीव विज्ञान को लिए थे। किसको लिए थे? जीव विज्ञान को लिए थे, क्योंकि इनका मानना ही था कि जीव विज्ञान ही है जो कि एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे पर्यावरण का भी योगदान बताएगा कि जितना जीव विज्ञान का योगदान है किसी बालक के विकास में, उतना जो है वो पर्यावरण का भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक कोई जुड़वा बच्चा जन्म लेता है और उस जुड़वे बच्चा को मान लीजिए कि एक अमीर के घर आप ले जाके रख दे रहे हैं और एक जो है गरीब के यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले घर में ले जाके रख दे रहे हैं, उसका जो बालक का विकास होगा ना, कल रह के जब आप देखने जाइएगा तो एक अमीर घर जैसा इस बालक का विकास होगा और इस बालक का विकास जो है वो एक गरीब घर के जैसा होगा। आखिर तो माँ बाप एक ही था ना, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पर्यावरण का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन ये जो आधार लिए थे जीन पियाजे, वो क्या लिए थे? जीव विज्ञान को लिए थे, ठीक है। इनका मानना था
कि ये जो बालक का विकास होता है ना, जब ये सर्वेक्षण किए जीवों का, अनुसंधान किए जीव पर, उसके बाद ये जीन पियाजे जो थे, ये बालक के विकास से संबंधित जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वो एक समझते हैं और ये प्रस्तुत करते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो बालक का विकास होता है उसका क्रम जो है वो एक जैसा होता है। क्रम कैसा होता है? एक जैसा होता है। यानी मान लीजिए कि कोई अमेरिका का जन्मा हुआ बच्चा है और कोई भारत का जन्म लिया हुआ बच्चा है, उसका विकास का क्रम जो रहेगा ना, अगर यहाँ का बच्चा 6 महीना में अगर वो बैठ जाता है तो अमेरिका का भी बच्चा 6 महीना में ही बैठता होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है उसका विकास जो है ना, वो पहले वो दौड़ लिया उसके बाद वो बैठना शुरू किया। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका का कोई बच्चा है तो वो पहले दौड़ रहा है उसके बाद बैठना शुरू कर रहा है, और भारत का कोई बच्चा है वो पहले बैठ रहा है उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर रहा है। तो वही ये कहते हैं कि विकास का क्रम जो होता है वो एक सा होता है, और ये विकास का क्रम जो होता है ये प्राकृतिक होता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है। की पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं तीसरा पॉइंट ये पियाजे साहब कि अलग अलग प्राणी है। मान लीजिए कि मनुष्य है, ठीक है, और कोई जो है वो पक्षी है, हम मान ले रहे हैं, ठीक है। वही कहते हैं कि अलग अलग कोई जीव है, उसके विकास का क्रम जो है और स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है, मनुष्य का विकास एक अलग क्रम होगा, पक्षी का विकास एक अलग क्रम होगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि मनुष्य का चौथा पॉइंट कि मनुष्य का विकास जो होता है वो एक दिशा में होता है, ठीक है। कितने दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। और जो विकास होता है बालक का वो सभी पक्ष में समान क्रम से आगे बढ़ता है। सभी पक्ष कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पैर का विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसका पूरे पैर का विकास जो होगा ना वो एक रूप में होगा, ठीक है। और अगर हाथ का विकास होगा तो एक ही जैसा विकास होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि एक ही दिशा में विकास होता है और विकास का सभी पक्ष जो है वो समान क्रम में होता है, ठीक है। आगे अगर जाइएगा तो ये एक बताते हैं, एक थ्योरी देते हैं उसी में छोटा सा, और उस थ्योरी का नाम क्या है? कार्य क्रिया का अर्जन। क्या है? कार्य क्रिया अर्जन। ये भी पूछता है कार्य क्रिया अर्जन जो है ना, ये बालक के विकास के लिए किसने दिया था? तो ये कार्य क्रिया अर्जन जो है ये आपके पियाजे साहब दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बताते हैं कि बालक का विकास जो होता है वो नियमित मानसिक क्रिया उसमें शामिल किया जाता है। मतलब उसका जो मानसिक क्रिया का यहाँ पे विकास होगा ना, मेंटली जो विकास होगा एक बच्चे का वो नियमित होगा, मतलब रेगुलर होगा उसका। एक ऐसा नहीं कि मतलब वो जो है ना एक ही बार कोई बड़ा काम कर दिया उसका मानसिक विकास हो गया और फिर रुक गया, ऐसा नहीं है। मानसिक क्रिया जो है वो नियमित वो चलेगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें इसका उदाहरण के रूप में तो क्या देख सकते हैं कार्य अर्जन में? जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई बालक है, ठीक है, और बालक के पास कोई खिलौना है। उस खिलौना को बच्चा क्या किया कि उसको जो है एक कोई खिलौना था ये, इस खिलौना को बच्चा जो है ना 3-4 पार्ट में जो है ऐसे करके वो तोड़ दिया, ठीक है। और जब बच्चा वो तोड़ देता है फिर उसको क्या करता है? पुनः जोड़कर वो प्रयास करता है कि ये खिलौना जुड़ जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो कार्य जो बच्चा खिलौना को तोड़ रहा है वो उसका कार्य हुआ। ये इसका क्या काम? ये इसका जो तोड़ा बच्चा वो उसका क्या है? वो उसका कार्य है, ठीक है। और पुनः जो जोड़कर वो बच्चा जो है फिर से एक नया खिलौना की तरह बनाना चाह रहा है, वो उसका क्या है? तो वो उसका क्रिया का अर्जन है। क्या है? वो क्रिया का अर्जन है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो मतलब पुनः वो बनाना चाह रहा है फिर पिछले की जैसा, वो क्रिया का अर्जन है, और जो तोड़ा वो उसका काम था, यानी वो काम कर दिया, ठीक है। तो इसमें कहते हैं पियाजे महोदय कि वो इस सिद्धांत के अनुसार अपना इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बच्चा का जो है ना कार्य क्रिया के दौरान जो है मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो एक बच्चा पुनः वहां पे पहुंच सकता है जहां से वो काम को प्रारंभ किया था। इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बच्चा पुनः जो है उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां से वह अपना काम को प्रारंभ किया था, ठीक है।
अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे इनका जो है वैसे और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा नहीं, बस एक चीज़ यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जीन पियाजे जो थे ना वो एक और मतलब दिए थे, अवस्था दिए थे, ठीक है, क्या दिए थे, क्रमिक विकास का अवस्था वो दिए थे। क्रमिक विकास का जो अवस्था दिया है इससे भी थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। क्रमिक विकास की अवस्था जो है वो जीन पियाजे साहब जो दिए हैं, ये कहते हैं कि जो क्रमिक विकास होता है, एक क्रम के रूप में बालक का जो विकास होता है वो 4 अवस्था में होता है, ठीक है। पहला अवस्था का नाम है गत्यात्मक, मस्तिष्क का गत्यात्मक अवस्था, ठीक है। दूसरा अवस्था जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता है। दूसरा अवस्था क्या होता है, तो पूर्व क्रियात्मक, याद रखिएगा ये पूछता है, क्रियात्मक अवधि वाली अवस्था होती है। इससे बस ज़्यादा नहीं पूछता है, इससे आपका पूछता है कि बालक में पूर्व क्रियात्मक अवधि की अवस्था जो है वो कितनी उम्र तक माना जाता है, तो 2 से 7 साल तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 2 से 7 साल तक। अब तीसरा जो अवस्था कहता है वो क्या कहता है, समझिएगा, इंद्रियों, क्या बोल रहा है कि इंद्रियों के जानने योग्य, इंद्रियों के जानने योग्य क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। अब ये जो अवस्था बच्चा का है ना, इस अवस्था में बच्चा जो है क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा जो है अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो मुद्दा होती है ना उस पर वो तर्क वितर्क करने लगता है। क्या करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। और क्या है कि इसमें पियाजे साहब कहते हैं कि इस अवस्था का बालक जो है वो तार्किक हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के योग्य, इंद्रियों के अनुसार वो जान रहा है, ठीक है, क्रिया कर रहा है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर जो है बच्चा तर्क करना प्रस्तुत करने लगता है और बच्चा जो है फुल्ली तार्किक हो जाता है और वो पर्यावरण के साथ अपने आप को ढालने का क्या करता है, कोशिश करने लगता है। ये जो अवस्था का उम्र होता है वो 7 से 11 साल उम्र होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से उम्र पूछता है ज़्यादा, ठीक है। तीसरा है, चौथा, परिकल्पना। क्या है, परिकल्पना क्रियात्मक अवस्था। परिकल्पना क्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था होता है इसका उम्र जो होता है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। कितने तक, प्रौढ़ावस्था तक होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 सिद्धांत जो इनका क्रमिक विकास का सिद्धांत है ना, इसकी अवस्था को आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है। इसका मेन जो है ना ये उम्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे समझिएगा, दूसरा हम क्या बताए थे सिद्धांत, इरिक्सन। इरिक्सन का मनोविश्लेषणात्मक, क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये कौन दिए हैं, तो इरिक्सन साहब दिए हैं, ठीक है। और ये जो है पहला ऐसा हमको लगता है कि शायद वैज्ञानिक होंगे, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो शायद हमको लगता है फ्राइड शायद होंगे, शायद हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, या तो ये होंगे या तो फ्राइड साहब होंगे, ठीक है। क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है सबसे पहले यही दोनों में से कोई दिए हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए, कोई भी मनोवैज्ञानिक है ना वो अपने से ही कुछ चीज़ों को शुरुआत करता है। इनका भी बचपन में अगर देखा जाए तो इनका जो विकास पर प्रभाव पड़ा है ना वो बहुत अजूबा प्रभाव पड़ा है। ये बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके सतेले जो पिता होते हैं उनकी छत्र छाया में जो है ना इनका पालन पोषण होता है। अब समझिए इनका भी कितनी चुनौती भरी जीवन होगी, तब तो ये एक थ्योरी दी है। ये इनकी थ्योरी में बस एक ही चीज़ कहता है कि विकास का क्रम जो होगा वो निश्चित होगा। क्या होता है, निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है बालक का विकास। यहाँ ध्यान रखिएगा, पियाजे साहब भी ये बोले थे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे एक इनका चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना ये मन को लेकर क्या किए हैं, मन को लेकर ये विश्लेषण किए हुए हैं, ठीक है। साइको क्या है, साइको मन के बिहेवियर है, तो वहाँ पे ये जो है ना मन को लेकर किए हैं। इनका मानना है कि ये जो पारस्परिक सामाजिक संबंध जो होता है ना उस पर एक मन का किस प्रकार से रिएक्शन होता है, इसी पर वो अपना थ्योरी को देते हैं।
और यहाँ पे ये कहते हैं कि पारस्परिक सामाजिक संबंध का जो विकास होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक इदम होता है, एक ईगो होता है, और अगला जो है वो क्या होता है, परम यहम होता है। क्या होता है, परम यहम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आपका, अगर हम देखें तो ये 2 ही चीज को दिए हैं, इदम और ईगो को। परम यहम जो है फ्रायड साहब आएंगे तब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इदम और ईगो क्या है। तो इदम और ईगो जो है फ्रायड साहब में ही बता देंगे, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इदम जो होता है ना वो जिद्दी स्वभाव का होता है, ठीक है, और ईगो जो होता है वो उसी का एक अगला चरण होता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखें तीसरा जो थ्योरी है, वो तीसरा थ्योरी किनका है, तो तीसरा थ्योरी जो है वो सीयर्स साहब का है। और सीयर्स साहब कौन सा थ्योरी दिए थे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अधिगम का सिद्धांत वो दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिगम का सिद्धांत जो है ये देते हैं और उसमें ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब अनुसंधान करते हैं बालक पे, ठीक है, अधिगम को लेकर, तो उसके बाद ये एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वहाँ पे ये पाते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है उसके पीछे उसकी आवश्यकता पूरी करने की जिज्ञासा होती है। क्या ये कहते हैं अधिगम में, क्योंकि सीखने से ही संबंधित रहेगा ना, तो इसीलिए ये सीयर्स साहब जो है ना वो कहते हैं कि बच्चा जो भी अपने जीवन में सीखता है उसके पीछे उसकी आवश्यकता पूरी करने की जिज्ञासा होती है। बच्चा जो भी सीखता है उसके पीछे क्या होता है, उसकी जो आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता पूरी करने की जिज्ञासा होती है, ठीक है। आवश्यकता पूरी करने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे अगर बच्चे को भूख लगता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपनी माँ का स्तन को चूसने लगता है। तो यहाँ पे वो वही दिखाते हैं कि उस बच्चा को भूख लगा था, तो वो क्या कर रहा है, उसकी आवश्यकता पूरी जो है वो भूख मिटाना है ना। उसकी आवश्यकताएं क्या है, भूख मिटाना। पूरी कैसे होगी, जब वो माँ का दूध पी लेगा। तो वही कहता है कि बालक को भूख लगने पर अपनी माँ का स्तन चूसता है, तो ये बच्चा का क्या हुआ, ये अधिगम सिद्धांत है। आगे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो कहता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वह निकट में यानी नज़दीक में रखा हुआ जो वस्तु है उसको पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है, फिर क्या करता है, उसको खाता है, और फिर उसको क्या है कि अगर पीने लायक है तो उसको पीता है। यह है ना, बच्चा को देखे हैं कभी, अगर उसके सामने अगर सांप भी चले और उठाने के लायक हो ना तो वो उठा के मुंह में डाल लेगा, ठीक है। तो वो जो भी कुछ बच्चा कहता है कि वो बच्चा में सीखे या बड़ा होके सीखे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही वो करता है। जैसे आप अभी अगर पढ़ रहे हैं तो अब की जिज्ञासा क्या है, हमको नौकरी चाहिए, यही ना आपकी आवश्यकता है। आप अपना परिवार का क्या करेंगे, भरण पोषण उस पैसे से कर पाएंगे, उससे जो मिला हुआ आपको रहेगा सम्मान, उससे आप उसकी भरण पोषण करेंगे। तो ये था आपका सीयर्स साहब का, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो चौथा जो सिद्धांत है बाल विकास का वो फ्रायड साहब का है। फ्रायड साहब भी कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो ये भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका मन का जो विकास होता है ना, उसका मन का विकास का 3 स्तर होता है। मन के विकास का क्या कहते हैं, ये 3 स्तर होता है। एक स्तर होता है चेतन, एक होता है अचेतन, और एक होता है अर्धचेतन, ठीक है। इसके बीच का मतलब चेतन और अचेतन मन के बीच का जो मन होता है, मन का जो स्तर होता है उसको अर्धचेतन अवस्था कहा जाता है। चेतन अवस्था में क्या होता है कि फुल्ली किसी भी बालक का दिमाग जो होता है ना वो परिपक्व होता है, ठीक है। वो ये चीज समझने लगता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करेंगे तो उसका हमको निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और क्या करेंगे तो उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और अवचेतन अवस्था अचेतन अवस्था जो होता है ना वो कहता है कि इसमें कुछ भी बच्चे को समझ में नहीं आता है,
क्या प्रभाव पड़ेगा आगे वो कुछ नहीं जानता है। और चेतन और अचेतन का बीच का अवस्था अर्धचेतन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 3 स्तर होते हैं ना, उसी के ऊपर अगर देखा जाए तो कहते हैं फ्रायड साहब कि व्यक्ति के अंदर जो है ना वो 3 प्रकार का जो है गुण व्यक्तित्व का आता है। कितने प्रकार का गुण आता है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार का गुण जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। कौन कौन सा गुण डेवलप होता है, तो फिर से वही कहानी कि ईदम होगा, ईगो होगा और सुपर ईगो होगा। क्या होगा? सुपर ईगो हो जाएगा। अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो है आपका ईदम क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ठीक है, मन के आधार पर फ्रायड साहब ने व्यक्तित्व को 3 भाग में बांट दिया कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता नहीं, उसकी पर्सनालिटी जो होती है वो 3 तरह से होती है। ईदम मतलब हो गया कि एक बालक है वो जिद्दी स्वभाव का होगा। वो कैसा होगा? वो जिद्दी स्वभाव का बच्चा होगा। जैसे जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा के अंदर क्या होता है, समझिए अगर वो कुछ भी चीज आपसे मांग रहा है, ठीक है, जिद करके, वो ये सोचकर मांगता है आपसे कि अगर हम उस चीज को मांग रहे हैं उसका कल प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे जीवन पे? नहीं, क्योंकि उसको जो है ना कुछ पता नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि इसका मन जो होता है, एक एक कर हम लोग समझते हैं। ईदम में क्या होता है कि बच्चा का मन जो होता है, यानी दिमाग जो उसका होता है ना, वो दिमाग जो होता है वो अचेतन अवस्था में होता है। अचेतन अवस्था में होता है मतलब उसको कुछ भी नहीं पता चलता है, बस वो जिद है उसका कि हमको ये चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, एक बच्चा कोई है, हमको मोबाइल दो तब हम खाना खाएंगे। अब मोबाइल का प्रभाव उसके शरीर पर क्या पड़ रहा है, उसका आंख के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको मोबाइल चाहिए तब वो खाना खाएगा। आपको पहले ही शर्त रख दिया है। वो कोई बालक है, पढ़ना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, ख्वाब देखता है कि हमको नौकरी सिर्फ मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? सिर्फ आपका जिद्दी से नहीं वो हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए वो वैसा सोचता है क्योंकि उसका दिमाग जो है वो अचेतन अवस्था में होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये जन्मजात होता है। ये कैसा होता है? जन्मजात गुण होता है। ये ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक गुण से भरा होता है। यहाँ पे जो है ना, एक बच्चे को तुरंत खुशी चाहिए। क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस ईदम में तुरंत खुशी चाहिए बच्चे को। तत्काल उसको जिस चीज से आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, या फिर संतुष्ट बच्चा हो जा रहा है, बस उसको वही चीज चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन से आप छांट लीजिएगा। तत्काल यहाँ पे बच्चे को क्या चाहिए? तो तत्काल यहाँ पे बच्चे को आनंद जिससे मिल रहा है, सुख जिससे मिल रहा है, संतुष्टि जिससे मिल रहा है, वो चीज वो करना चाहता है। बाकी प्रभाव क्या पड़ेगा उसको नहीं पता। आगे अगर हम लोग बढ़े तो तीसरा क्या था? तीसरा आपका परम यहम था। ठीक है, हम लोग बीच वाला को छोड़ रहे हैं क्योंकि ईदम और परम यहम के बीच का ईगो होता है। ठीक है, अब देखिए परम यहम जो होता है, इसमें किसी भी बच्चे का दिमाग जो होता है वो चेतन अवस्था में होता है। मतलब एक बच्चा सब कुछ जानता है, पूर्ण रूप से उसका जो दिमाग का स्तर होता है वो चेतन अवस्था में होता है। ठीक है, अब चेतन अवस्था में है तो सोचिए ये जो है ना, ये किस पर प्रभाव डालेगा? ये ईदम पर प्रभाव भी डालेगा, उसको भी कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, नियंत्रण करने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो होता है ना, ये परम यहम की जो अवस्था होती है वो नैतिकता पर आधारित होता है। किस चीज पर आधारित होता है? नैतिकता पर आधारित होता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है। ये आदर्शवादी सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि देखो फुल्ली इसका दिमाग जो है वो कॉन्शियसनेस है, यानी चेतन अवस्था में। फिर ये गलत कैसे कर सकता है? तो ये जो है ना नैतिकता और आदर्शवादी सिद्धांत पर रहता है। अब यहाँ पे बीच में अगर हम आएंगे, दूसरा जो हम लोग का था यहम, ईगो मतलब होता है यहम। ठीक है, यहम जो है ना, इसका दिमाग जो होता है वो आंशिक अचेतन होता है। दिमाग कैसा होता है यहाँ पे? आंशिक अचेतन।
यानी पूर्ण रूप से ये न तो चेतन रहता है न तो अचेतन रहता है, ठीक है। ये आंशिक अवचेतन में, मतलब इसको कुछ कुछ पता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि यहाँ पे जो है ना एक बच्चा खाने के लिए मोबाइल मांग रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरा क्या प्रभाव आंख पे पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रभाव पता है कि इसका प्रभाव जो है वो आंख पर पड़ सकता है, लेकिन इसको फिर भी चाहिए, ठीक है। इसको क्या है, जानते हुए भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने को कोशिश करता है, उसको उस टाइम हो सकता है जरूरत है उसकी, इसीलिए जो है ये परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने के लिए ये जो है यहम जो होता है ना, ये प्रेरित करता है एक बालक को। और ये किस पर आधारित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहम ईगो जो है ना, ये वास्तविकता पर आधारित होता है, ठीक है। ये सब पूछ सकता है, ये वास्तविकता पर आधारित होता है। इसका दिमाग जो होता है आंशिक अचेतन अवस्था में होता है, और ये जो परम यहम है ये दोनों पर कंट्रोल करता है। किस पर? इदम पर और यहम पर। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 4 सिद्धांत था। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है ना आप आगे की ओर बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा बनेगा, नहीं छूटेगा। देखिए, एक जनरली जो सिद्धांत चलता है जो इस चारों वैज्ञानिक ने दिया है उसी का निचोड़ है कुछ कुछ, ठीक है। कहता है कि एक बालक का विकास जो होता है वो सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है बच्चे का विकास? एकदम ही रट्टा मार लीजिएगा, बच्चे का विकास जो होता है वो किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कोई बच्चा है, मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है? ये कोई बच्चा है। इस बच्चे की अगर हम लोग बात करें तो इस बच्चा का जो है ना सबसे पहले दिमाग विकसित होगा। सबसे पहले क्या विकसित होगा? इसका जो है दिमाग विकास होगा। धीरे धीरे क्या है कि उसका जो है नीचे की ओर जो है आते जाएगा, दिमाग से नीचे गर्दन आएगा, ये आएगा, इस तरह नीचे वो आते जाएगा और विकसित होते जाएगा। लास्ट में जो है ना किसी भी बच्चे का क्या होता है? पैर का विकास होता है, ठीक है। क्या होता है? पैर का विकास होता है। इसीलिए बोला गया है सिर से पैर की ओर विकास बालक का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कोई बालक है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पहले जो है वो अपना क्या करता है? सर को हिलाने का कोशिश करता है। पहले वो पैर को ही नहीं हिलाने लगता है, क्योंकि पैर हिलाने लगता तो एक बच्चा चलना ही स्टार्ट पहले कर लेता, ठीक है। पहले उसका सेंस नहीं आता, इसीलिए क्या है कि पहले जो है बच्चा का क्या होता है कि उसका जो है सर जो है वो हिलाना सीखता है। फिर सर के बाद देखिए वो सकता है गर्दन को हिलाए। गर्दन के बाद जो है ना धीरे धीरे उसी तरह वो नीचे आएगा, और लास्ट जो है उसका विकास जो है वो पैर होगा। और इसीलिए बच्चा जो है लास्ट में देखिए वो चलना सीखता है। पहले क्या है? पहले क्या है कि सर का विकास होगा, उसके पास सेंस आएगा। फिर देखिएगा वो क्या करेगा कि वो हाथ अंगुली को चलाना शुरू करेगा, अंगूठा को मुंह में डालेगा, है ना। उसके बाद क्या है कि फिर वो पैर को पटकना स्टार्ट करेगा। फिर वो क्या है कि उठ के बैठेगा बच्चा, फिर खड़ा होगा, फिर वो क्या होगा? फिर वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आपका सिद्धांत जो है समझिएगा, समीप दूरामुखी। क्या इसको बोलते हैं? समीप दूराभिमुखी होता है। ध्यान दीजिएगा, दूराभिमुखी सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि किसी भी बालक का जो विकास होता है, ठीक है, वो केंद्र से विकास होकर बाहर की ओर होता है। मतलब पहले जो है विकास केंद्र होगा, उसके बाद विकास जो है बाहर की ओर होगा, ठीक है। समीप दूराभिमुखी में बस ध्यान रखिएगा कि पहले जो है बालक का विकास केंद्र होगा, उसके बाद बाहर की ओर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक ये व्यक्ति है, ठीक है, और उसका ये रीढ़ का हड्डी है। अगर रीढ़ का हड्डी का ये विकास सबसे पहले जो है उसके रीढ़ का हड्डी का विकास होगा, उसके बाद ये विकास जो है इधर साइड होगा, इधर साइड होगा, इधर साइड जाएगा, इधर साइड जाएगा। मतलब ये जो विकास है ना, पहले ये जो इसका रीढ़ का हड्डी था ये मान लीजिए ये केंद्र इसका हो गया, और दोनों साइड से क्या होगा? वो बाहर की ओर विकास करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा इसका। तीसरा सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत आपका कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किस चीज का सिद्धांत? परस्पर संबंध का सिद्धांत।
ये सिद्धांत क्या कहता है वो समझिएगा कि एक बालक का जो है ना, अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार का पहलू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शारीरिक है, उसका मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, बहुत तरह का एक बालक के अंदर पहलू होता है। ठीक है, अब सभी पहलू के साथ अगर देखा जाए तो एक से दूसरे का संबंध होता है। यानी यहाँ पे उदाहरण के संबंध पर समझिएगा कि अगर किसी बालक का विकास जो है ना, उसके शरीर का अगर नहीं हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी नहीं हो सकता है। आप खुद सोचिए ना, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़े भी होंगे आप लोग, क्या था कि एक स्वस्थ मन में जो है, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का ही विकास होता है। अगर आपका मन ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क का कैसे विकास हो सकता है। आप एक दिन अगर फास्टिंग में रहोगे ना, आपको अच्छे से पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का विकास नहीं हुआ है। उस टाइम आप अपने आप को जो है ना वीक महसूस कर रहे हैं। फिर आपका मानसिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास नहीं होगा, आप चिड़चिड़ापन जैसा करेंगे। फिर आपका सामाजिक विकास कैसे हो सकता है? फिर आपका बौद्धिक विकास कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति जो होता है, यानी बालक जो होता है, उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं और उन सभी एस्पेक्ट्स का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा या पांचवा जो भी सिद्धांत होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और चौथा जो सिद्धांत है वो आपका जो है ना, वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में समझिएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई बालक जो है ना, पहले क्या करता है कि संपूर्ण अंग जो होता है ना, संपूर्ण अंग जो होता है उसके किसी एक भाग को चलाने का कोशिश करता है। क्या करता है? किसी एक भाग को चलाने का कोशिश करता है और बाद में उसके संपूर्ण भाग पर कंट्रोल कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि कोई बालक है, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, कोई बालक है, ये बालक का क्या है कि हाथ है। ठीक है, तो बच्चा जो है ना वो क्या करता है कि पहले वो क्या करता है, पहले बालक जो है अंगुली को चलाना सीखता है। यानी हाथ जो है वो एक प्रकार का अंग है, वो अंगुली को सबसे पहले चलाना सीखा और जब वो अंगुली को चला लिया ना, उसके बाद वो हाथ पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। यानी क्या है कि बच्चा जो है पहले अंगुली चलाना सीखेगा, फिर अंगुली हिलाएगा, उसके बाद बाजू को हिलाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरे हाथ पर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी अंग के एक भाग को पहले वो चलाने का प्रयास करेगा, उसके बाद उसके संपूर्ण भाग पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेगा। आगे अगर हम लोग जाएं तो अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत आपका है, छठा सिद्धांत शायद होगा, कि बालक का विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। किस तरफ से होता है बच्चे का विकास? सामान्य से विशेष की ओर होता है, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सरल से जटिल की ओर होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझिएगा, क्योंकि बच्चे से ही आपको चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसीलिए बच्चा ही आपको बनना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बच्चे का विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है या फिर सरल से जटिल की ओर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा को अगर मान लीजिए कि बोलना है, ठीक है, बच्चा को अगर बोलना है तो क्या बच्चा एक बाइग ही बहुत अच्छे से बोल ले रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम खुद ही ले रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतने अच्छे से बोल रहे हैं, क्या हम इतना अच्छा से जब जन्म लिए थे उसी टाइम से बोलने लगे थे? नहीं, क्योंकि मेरा विकास हुआ है, ठीक है, और वो सामान्य से विशेष की ओर हुआ। पहले क्या है, हम बोलने के लिए अगर चाहे तो का पा ऐसा कुछ हम बोलने के लिए क्या किए, प्रारंभ किए, लेकिन बाद में जो है हम वही चीज को क्या बोलने लगे, पापा आप कहाँ गए थे, काका आप जा रहे हो, हमको भी ले चलो। मतलब क्या है कि जो भी चीज यहाँ पे होगा मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, बस इतने समझिएगा। ठीक है, अगला क्या सिद्धांत कहता है, सातवां, वो समझिएगा
कि एक बच्चे का विकास जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है। किसमें होता है? निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। किसी भी बालक का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम को अनुसरण करता है। ठीक है, जैसे निश्चित क्रम में वही आपका आ जाएगा, जन्म लिया बच्चा, उसके बाद क्या है कि वो उलटना पलटना सीखा, उलटने पलटने के बाद क्या है, बैठना सीखा, बैठने के बाद वो खड़ा होना सीखा, और फिर खड़ा होने के बाद क्या कर रहा है, वो दौड़ना सीख रहा है। तो ये एक निश्चित पैटर्न था ना, ऐसा नहीं कि पहले वो दौड़ लेगा उसके बाद वो बैठना सीखेगा, तो ये तो फिर उल्टा क्रम हो गया ना। तो वही कहता है कि किसी भी बच्चे का सिद्धांत, मतलब बालक का जो विकास होता है उसका सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वो निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, और लास्ट एक सिद्धांत और आपका 8वां है, कहा जाता है कि बालक का जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत वीवीआई है। यानी बच्चे का जो विकास होता है ना, उसका ग्राफ जो है इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये बीच वाला लाइन बालक का विकास है। ठीक है, तो क्या होगा कि कभी जो है बच्चा का विकास जो होगा ना, वो कोई ऐसा उम्र आएगा, कोई ऐसी अवस्था आएगी, जैसे मान लीजिए शारीरिक अवस्था है, मानसिक अवस्था जो भी है, कोई ऐसा अवस्था आएगा जैसे बाल्यावस्था हो गया, ठीक है, या तो फिर शैशवावस्था हो गया, या तो प्रौढ़ावस्था हो गया। कोई ऐसा उम्र आएगा, कोई ऐसा अवस्था आएगा जिसमें किसी भी बालक का विकास जो है वो तेजी गति से होगा, और कभी जो है वो क्या हो जाएगा, धीमी गति से होगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ जो है एक जैसा आपका कभी नहीं जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जाता है कि बालक का विकास जो होता है सीधी रेखा में ना चलकर वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार। डायरेक्ट आपको देगा बालक का विकास जो होता है वो सीधी रेखा में होता है, वर्तुलाकार में होता है, इस टाइप का आपका 4 ऑप्शन देगा। तो बालक का विकास जो है कभी सीधी रेखा में नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आज कुछ सीखता है, परसों कुछ सीखता है, तरसों कुछ उसका विकास होता है, इसलिए वर्तुलाकार विकास होता है। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। जो भी ब्रीफ में नहीं था, न ज़्यादा हम क्या बोलते डीप में गए और न ज़्यादा ब्रीफ किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से कर दिए हैं ताकि आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1 सेकेंड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बालक का विकास जो है होता है, ध्यान से समझिएगा, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम हमेशा बोले ना, जो भी सिद्धांत से पूछेगा वो एकदम क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अभी बता चुके हैं कि बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिएगा, कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर और हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। मतलब कोई भी मानव जीवन है ना, उसकी जो मनोभौतिक होती है, मनोभौतिक मतलब मन की फिजिकल जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डी का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशी का विकास। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मन की बात कह रहा है ना, मन को हम कैसे एकाग्र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से कहाँ विकास हुआ रहेगा, मन और शरीर के बीच की ये कहानी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। मतलब एक शिशु जब गर्भ अवस्था में अपनी माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका विकास क्या चीज़ का होता है? पैर का होता है, सिर का होता है, धड़ का होता है, सभी का होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सबसे पहले जो गर्भ में एक बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, और तीसरा बार में पैर का विकास होता है। मतलब वही सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है, वही चीज बात कह रहा है। सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, और फिर पैर का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
और अगला क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने इस चीज का दावा किया था? देखिए ऑप्शन इसका ना छूट गया है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्किनर साहब दावा किए थे। दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा साहब किए थे, अल्बर्ट बंडूरा साहब। और तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो चॉम्स्की किया था। चौथा जो ऑप्शन आपका होगा वो टॉलमेन का हो जाएगा कि टॉलमेन किए थे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है कि कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं ना वो जन्मजात होते हैं, ठीक है। यानी जो जितने भी भाषा हैं उसमें जो भी कुछ वास्तविक गुण होते, यूनिवर्सल जो गुण होता है ना वो जन्मजात होता है। स्किनर साहब बोले थे, अल्बर्ट बंडूरा साहब बोले थे, चॉम्स्की साहब बोले थे या टॉलमेन साहब बोले थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चॉम्स्की साहब बोले थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कहता है कि बालकों में कार्य क्रिया अर्जन किस अवस्था तक होता है? गर्भावस्था तक, शैशवावस्था तक, पूर्व बाल्यावस्था या मौनियमा? क्या होगा इनका आंसर बताइए आप लोग, अभी बता चुके हैं। तो बालक में कार्य क्रिया का अर्जन जो होता है ना वो अगर देखा जाए तो शैशवा अवस्था में होता है। शैशवावस्था तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे। हमको तो वो यहाँ पे ना थोड़ा सा किशोरावस्था कहीं पे है नहीं, ये किशोरावस्था ही होगा, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा। कार्य क्रिया का जो अर्जन होता है ना किस अवस्था में होता है, तो ये जो अवस्था होता है वो किशोरावस्था का अवस्था होता है, ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या एग्जाम्पल देखे थे, यही ना कि कोई बच्चा है खिलौना को तोड़ ले रहा है, ठीक है। तो खिलौना को जो तोड़ रहा है ये इसका कार्य हुआ, ठीक है। और जब ये खिलौना को तोड़ने के बाद पुनः उस तरह का खिलौना बनाना चाह रहा है तो ये क्रिया का अर्जन हो गया। तो इतना काम बच्चा कब करेगा? जब ये किशोरावस्था में हो जाएगा। तो वही कह रहा है कार्य क्रिया का अर्जन जो है किस अवस्था तक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे वातावरण में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। एक अच्छा वातावरण में कौन सा तत्व होगा? कह रहा है अच्छा वातावरण जब होगा तो शरीर का विकास तीव्र गति से होगा। एक अच्छा वातावरण क्या हो सकता है? शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप और प्रकाश, स्वच्छता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए शरीर का विकास होने के लिए आपको शुद्ध वायु ही चाहिए, साफ स्वच्छता चाहिए, धूप अगर पर्याप्त आपको नहीं मिलेगा तो आपको क्या है रिकेट्स बीमारी हो जाएगा, लाइट अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु है। अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं तो आपके अंदर थकान नहीं आएगा, वही कहता है प्रबल शत्रु है, और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। और शरीर का जब पौष्टिक भोजन लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि शरीर का विकास होगा। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? रॉस साहब का है, स्टैनले हॉर्न का है, रॉबिन्सन का है, सोरेनसन का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोरेनसन साहब का मानना है कि पौष्टिक भोजन जो होता है वो थकान का प्रबल शत्रु है और शारीरिक विकास का क्या है परम मित्र है। ये अपने अंदर लाइएगा, खुद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। उस बाल्यावस्था में कितने घंटे सोना जो है एक बालक का पर्याप्त माना जाता है? 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 घंटा। देखिए नींद जो है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ते चला जाएगा नींद जो है वो कम होते चला जाता है, नींद का जो आवर होता है वो कम होते चला जाता है। जब एक बालक कम एज में रहता है तो उसको नींद ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए बाल्यावस्था में 10 घंटा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है गामक विकास
के अंतर्गत किन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है? शरीर के विभिन्न अंग की, मांसपेशी की, स्नायुमंडल की, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गामक विकास जब होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है शरीर के विभिन्न अंग की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा अगर शरीर को मान लीजिए कि व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, कसरत को ही ले लीजिए, क्या आपका जो है ना शरीर का कोई ही अंग है जो आपका क्रियाशील रहता है या पूरे अंग क्रियाशील हो जाता है? पूरे अंग क्रियाशील हो जाता है। वही करा, शरीर का विभिन्न अंग, मांसपेशी, स्नायुमंडल सारा क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गर्भावस्था में भ्रूण में गामक क्रियाएं कितने दिनों के बाद आरंभ हो जाती है? 10 से 12 सप्ताह के बीच, 12 से 14 सप्ताह के बीच, 14 से 16 सप्ताह के बीच, 16 से 18 सप्ताह के बीच। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कोई भी भ्रूण अगर देखा जाए जब गर्भ अवस्था में है, ठीक है, गर्भ अवस्था में, तो गामक क्रियाएं मतलब वो अपना जो है ना एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये गामक क्रियाएं जो है यानी गति करने की जो क्रियाएं हैं वो कब, किस सप्ताह के बीच में स्टार्ट हो जाता है? तो 12 से 14 सप्ताह के बीच, मतलब 3 से 3.5 महीने के बीच में। इसीलिए ना जब कोई ये पहले अभी तो बैन लगा दिया गया है, जो ये लिंग चेक करवाने का था लड़का या लड़की वाला, उसी समय होता था ना 2.5 से 3 महीने के बीच जो है अगर लड़की होती थी तो लोग अबॉर्शन करवा लेते थे। क्यों? क्योंकि तब तक जो है ना ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो है ना किसी भी प्रकार का वो गति नहीं कर रहा है, मतलब वो बच्चा नहीं है, तो इसीलिए उसका ये होता है। चलिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम से प्राप्त गामक कौशलता का श्रेष्ठ उदाहरण क्या हो जाएगा? चलना फिरना, उछलना कूदना, साइकिल चलाना, लिखना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और अगला क्वेश्चन बढ़ने से हम लोग देखते हैं, ईदम और ईगो से ही पारस्परिक सामाजिक संबंध का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो अभी हम लोग तो देख चुके हैं ना उसको। ये कथन का किससे हो जाएगा? इरिक इरिक्सन से, जीन पियाजे से, रॉबर्ट आर सीयर्स से, सिगमंड फ्राइड थे। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इरिक्सन साहब जो हैं उनका मानना था कि ईदम और ईगो जो है, ठीक है, इसके पारस्परिक सामाजिक संबंध का इससे विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्या है समझिएगा कि परिवेश यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है? व्यक्ति, परिवार को, समाज को, संस्कृति को, सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवेश में सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। यह कथन किसकी है? ठीक है, क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक बाधा जो होती है, ठीक है, उस पर जब तक आप विजय जब तक आप नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप जो है आपका विकास जो है वो उसका अवसर प्राप्त नहीं होगा, मतलब विकास आपका रुक जाएगा। जीन पियाजे सर का कहना था, सीयर्स सबका कहना था, इरिक इरिक्सन का, कुटलेविन का कहना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इरिक इरिक्सन साहब का ही ये कहना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व मानव व्यवहार को संचालित करता है? काम, प्रवृत्ति, शक्ति, चालक, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, काम, प्रवृत्ति, शक्ति और चालक ये ऐसा तत्व है जो मानव व्यवहार को क्या करता है? चलाने का काम करता है, संचालित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, अल्बर्ट कोहलर या वाइटगोत्स्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में मानव व्यवहार पर सबसे अधिक बल दिया है। जाहिर सी बात है मानव व्यवहार पर ही जीन पियाजे जो है बल दिए हैं, क्योंकि इनका संज्ञानात्मक विकास है। यह मत प्रकृति क्या हो सकती है? एक पक्षीय हो सकती है, द्विपक्षीय, त्रिआयामी, चतुष्पक्षीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो संज्ञानात्मक विकास में मानव व्यवहार पर अधिक बल दिए हैं ये इनका एक पक्षीय विचार है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार
व्यक्तित्व का विकास में सर्वाधिक योगदान किन तत्वों का होता है। मतलब जीन पियाजे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा किस तत्व का योगदान रहेगा। खेल एवं संवेग का रहेगा, चेतन और अचेतन मन का रहेगा, संवेग का रहेगा, या फिर ऑल का रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का उतना ही महत्व रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, उसमें खेल का उतना ही वह महत्व है, इमोशन का उतना ही महत्व है, चेतन अचेतन मन का उतना ही महत्व है, संवेग का उतना ही महत्व है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कहता है वो समझिएगा। बालकों में नई समस्याओं एवं घटनाओं के साथ व्यवस्थापन के गुण के कारण वे विकास की किस अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब एक बालक है जिसके अंदर नई समस्या और घटनाओं का क्या हो गया है, उसके साथ जो है संबंध हो गया है। ठीक है, अब उस व्यवस्थापन गुण के कारण विकास की कौन सा अवस्था होगी जो अग्रसर होगा। बाल्यावस्था, ठीक है, दूसरा है अल्प विकसित क्रम, पुरातन काल, या फिर परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ना उस गुण के कारण, ठीक है, यानी नई समस्याएं और घटनाओं के साथ व्यवस्थापन आ गया, तो क्या है, परिपक्वता गुण के कारण विकास की अवस्था जो है वो अग्रसर होता है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 24 माह तक की अवस्था को क्या माह माना जाता है। सेंसरी मोटर अवस्था, प्रतिबिंब अस्थिर अवस्था, आरंभिक चक्राकार अवस्था, सहायक चक्राकार अवस्था। तो समझिएगा, हम आपको एक चीज बताए थे वहां पे, ठीक है, जब थ्योरी शुरू में बता रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे, वहां पे हम लोग देखे थे कि प्याजे साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक क्रमिक विकास की अवस्था देते हैं, बताए थे ना, क्रमिक विकास की वो अवस्था देते हैं, और वो अवस्था उनकी 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें सबसे पहला अवस्था जो था वो गत्यात्मक अवस्था था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर पीरियड कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो सेंसरी मोटर अवस्था होता है किसी भी बच्चे का मात्र 24 माह तक होता है, यानी 2 साल का ही होता है। कौन सा अवस्था, तो सेंसरी मोटर की अवस्था। वही कहा जा रहा है कि जन्म से लेकर 24 माह की अवधि जो होती है किसी भी बालक की सेंसरी मोटर अवस्था उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अवस्था में बालकों की बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। प्रतिबिंबितात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, सहायक चक्राकार अवस्था, और फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेंसरी मोटर अवस्था। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ये जो सेंसरी मोटर अवस्था था ना उनका, उसको भी आगे जाके जो है ना वो 6 भाग में बांट दिए हैं पियाजे साहब। समझ, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, बस इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 6 भाग में बांटे हैं, उसी में से पहला अवस्था का नाम जो है वो देते हैं प्रतिबिंबितात्मक अवस्था। और ये जो अवस्था होता है किसी भी बालक का जन्म से लेकर 1 माह तक ही होता है। कितने दिन तक, 1 माह तक होता है। दूसरा है आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा, आरंभिक चक्राकार प्रतिक्रिया अवस्था। दूसरा क्या होगा, आरंभिक चक्राकार प्रतिक्रिया अवस्था, और ये अवस्था जो होता है 1 से 3 माह तक का ही अवस्था होता है। ठीक है, अब तीसरा अगर हम लोग देखेंगे सेंसरी मोटर की अवस्था को, तो तीसरा है सहायक चक्राकार अवस्था। क्या है, सहायक चक्राकार अवस्था। ठीक है, और ये जो अवस्था होता है ये 4 से 6 माह के बीच का समय होता है, क्योंकि 24 महीना को ही हमको बांटना है। 24 महीना का सेंसरी मोटर अवस्था होता है, उसी को 6 अवस्था में आगे बांट दिए हैं। चौथा जो हो जाएगा वो आपका समक्रमीय, क्या हो जाएगा, समक्रमीय, समक्रमीय सहायक प्रतिक्रिया अवस्था। सहायक क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया अवस्था, और ये जो अवस्था होता है ये 7 से 10 माह का होता है। ठीक है, अगला जो आपका 5वां है वो है तीसरी चक्राकार प्रतिक्रिया अवस्था। क्या है, तीसरी चक्राकार प्रतिक्रिया अवस्था, और ये अवस्था 11 से 18 माह की अवधि होता है। और लास्ट छठा जो है वो है आपका सेंसोरीमीटर अवधि की अंतिम अवस्था,
यानी सेंसरी मीटर जो है उसकी अवधि की अंतिम अवस्था जो कि 24 साल तक होता है, 18 से 24 साल, 24 महीने तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक नई सूचनाओं एवं अनुभव का संग्रह करने लगता है? 1 से 3 महीना, 7 से 10 महीना, 11 से 18 महीना, 2 से 7 महीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 से 7 महीना। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो आपका पियाजे साहब का है वो कहते हैं कि बालक 2 से 7 महीना के बीच जो है नई सूचनाएं और अनुभव जो होता है ना वो क्या करने लगता है, वो संग्रह करने लगता है। और 2 से 7 महीने के बीच में क्या आ जाएगा, वही सहायक चक्राकार अवस्था आपका आ जाएगा, है ना। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है, आयु के किस स्तर में बालकों में मुख्यतः भाषा, वस्तुओं और घटनाओं के अर्थ समझने की क्षमता का विकास हो जाता है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 2 से 7 वर्ष के बीच जो है ना कोई भी बालक जो है वो भाषा समझने लगता है, वस्तु और घटना जो है उसका अर्थ थोड़ा बहुत समझने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु स्तर में बालक जो है तार्किक हो जाता है तथा पर्यावरण के साथ समायोजन के नियम को सीख जाता है? इनका एकदम स्टेटमेंट जो है ना जैसा लिखा रहेगा वैसा एग्जाम में भी पूछ देता है। 2 से 4 वर्ष के मध्य, 3 से 8 वर्ष के मध्य, 7 से 11 या 7 से 18। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष के बीच जो है एक बच्चा जो होता है ना वो जीन पियाजे के अनुसार तार्किक हो जाता है और वो पर्यावरण से के साथ समायोजन के नियम को सीख जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, अतः वे परंपरागत समस्याओं को किस स्थान में सीख पाते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, खेल मैदान से सीखते हैं या फिर सिनेमा घर से वो सीखता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय से सीखता है। बच्चे में परिपक्वता का अगर अभाव है तो वो परंपरागत समस्या कहाँ से, मतलब को किस स्थान से वो सीख पाता है? तो विद्यालय से वो सीखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की रुचि सबसे अधिक बालकों की अधिगम प्रक्रिया में थी? एरिक एरिक्सन का, सिगमंड फ्रॉइड का, रिचर्ड सीयर्स का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि सीयर्स साहब का ही अधिगम अवस्था था, है ना, अधिगम का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीयर्स महोदय के अनुसार बच्चे जो भी कुछ सीखता है उसके पीछे किस तत्व का सर्वाधिक योगदान होता है? याद रखिए, आवश्यकता पूरी करने की जिज्ञासा का सबसे अधिक योगदान रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले और अगला क्वेश्चन है, सीयर्स के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बालकों का विकास उसकी पूर्णता का द्योतक है, हाँ जी है। बालक का विकास जो है वो पूर्ण होते रहता है। बालकों का व्यवहार उसके सामाजिक अनुभवों की देन है, बिल्कुल सही बात है। बालक जीवन की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नवीन व्यवहार को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सभी ऑप्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? जीन पियाजे, कोहलर, वात्सकी, सिगमंड फ्रॉइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के मानसिक जीवन के 2 भाग होते हैं, चेतना होता है, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क होता है, ए बी दोनों होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। फ्रॉइड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक जीवन होता है उसके 2 भाग होते हैं, चेतना और मस्तिष्क। मस्तिष्क से वही चेतना है, जहीं चेतना है वहीं मस्तिष्क है, ठीक है। जब क्या है कि देखिए कोई भी बीमार होके जाता है और जब वो बेहोश रहता है ना तो डॉक्टर से पूछेगा तो वो बताएगा कि वो ना अनकॉन्शियसनेस स्थिति में है, मतलब वो कुछ नहीं समझ रहा है कि उनको क्या हुआ है नहीं हुआ है। और चेतन अवस्था में मतलब सब वो समझ रहा है, तो मस्तिष्क से तो चेतन है तो मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉइड ने तंत्रिका तंत्र और चेतना के मध्य होने वाली
जो मानसिक क्रिया है उसको किस नाम से संबंधित कर दिया, चेतन नाम से, अचेतन नाम से, शून्य अवधि के नाम से, या तो फिर दोनों में वही हो गया है क्या, शून्य अवधि शून्य अवधि। अच्छा हाँ, सी और डी जो ऑप्शन है ना वो आपका अगर देखा जाए तो एक ही हो गया है, ठीक है। अच्छा वैसे हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रायड जो है तंत्रिका तंत्र और चेतना के बीच जो होने वाली मानसिक क्रिया है उसको अचेतन बोले, ठीक है। क्या बोल दिए कि तंत्रिका तंत्र और चेतना के बीच जो होने वाली मेंटल जो एक्टिविटी है वो हमारी अचेतन है। सही बात है, क्योंकि चेतना मतलब सब कुछ जान रहा है, तो तंत्रिका तंत्र अगर आपका चल रहा है तो आप सब कुछ जान रहे हैं। अब तंत्रिका तंत्र थोड़ा भी कमजोर हुआ और चेतना के बीच का ये कहानी है तो अचेतन मन हो गया वो, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला क्या है कि निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर मानसिक चिकित्सा विधि का विकास हुआ है। सीयर्स का अधिगम सिद्धांत, इरिक्सन का मनोविश्लेषणिक सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रायड जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिए थे ना उसी से आगे चलकर जो है मानसिक चिकित्सा विधि का विकास हुआ, जो अभी साइकोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं, है ना, कि वो है। तो इसी के आधार पर हुआ, क्योंकि जब तक मनोविश्लेषणात्मक, जब तक साइको एनालिटिक एक्टिविटी नहीं आदमी समझ जाएगा तब तक कैसे आप साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है फ्रायड के आधार पर हुआ है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख जो है प्रेरक निम्न में से कौन है, इदम है, सुपर ईगो है, यहम है, या फिर क्या है, उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रमुख प्रेरक जो है निम्न है और वह यही तीन है। अगला है व्यक्ति की प्रथम मानसिक अभिव्यक्ति क्या होती है, इदम है, यहम है, परम है, यह है। तो इसका इदम, सबसे पहले इदम जो बच्चा जिद्दी स्वभाव का होता है, मतलब हमको तत्काल उसको सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। व्यक्ति की काम शक्ति अवयव से है, मतलब व्यक्ति की काम शक्ति जो है वो किस इदम यहम परम यहम से जुड़ा हुआ है। तो ये इदम से ही जुड़ा हुआ है, उसको जिद्दी है, जो चाहिए वो चाहिए, तो काम शक्ति भी जो है वो इदम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या है समझिएगा, निम्न में से किस तत्व में विवेक नहीं और यातनाओं का आधार होता है तथा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। यहाँ पे जो है ना कुछ थोड़ा सा हमको ना मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है, यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा। एक सेकेंड, अगर क्वेश्चन कहीं पे है तो हम देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे, हाँ देखिए क्वेश्चन मिला हमको, निम्न में से किस तत्व में विवेक नहीं होता है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, विवेक नहीं होता है, ठीक है, तथा व्यक्ति की दमित इच्छाएं, मतलब यहाँ के बाद यहाँ है, व्यक्ति की दमित इच्छाओं और यातनाओं का आधार होता है। व्यक्ति की दमित इच्छा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना जोड़ लीजिएगा, निम्न में से किस तत्व में विवेक नहीं होता है तथा व्यक्ति की दमित इच्छाओं और यातनाओं का आधार होता है। निरक्षरता होता है, काम शक्ति, मंदबुद्धि या प्रतिकूल पर्यावरण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम शक्ति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिबेडो का संबंध किससे है, इदम से, परम से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका है ना लिबेडो जो है उसका संबंध जो है वो किससे है, इदम से है, ठीक है, इदम से है। इदम में क्या होता है कि देखिए काम शक्ति जो है ना उसी को फ्रायड साहब जो है वो कह दिए कि ये लिबेडो है, ठीक है। तो काम शक्ति बोलिए या लिबेडो बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसीलिए ये इदम से जुड़ा हुआ है। इदम में ही उनका मानना है कि इदम जो होता है ना उसी में काम शक्ति जो होती है वो छुपी हुई होती है, ठीक है, वही कह रहे हैं ये। आगे क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक किस विधि का प्रयोग करके बालकों के शैशवावस्था के उन अनुभवों को जान पाते हैं जो मानसिक रोगों का कारण होता है। सुख सिद्धांत, मुक्त साहचर्य विधि, अधिगम सिद्धांत और खेल विधि। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त साहचर्य विधि।
देखिए क्या कह रहा है समझिएगा कि एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, वो मुक्त साहचर्य विधि का प्रयोग करता है और बालक का जो शैशवावस्था होता है, ठीक है, उसके अनुभव को वो जान पाता है जो उसके मानसिक रोग का कारण बन जाता है। मतलब शैशवावस्था में एक बालक है जो 5 साल का लगभग है, उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और वो बच्चा के अंदर अगर कुछ हमको दिख रहा है तो अगर हम उसको नहीं ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मानसिक रोग का कारण हो जाएगा। अब ये जो है कैसे हमको पता चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, मुक्त साहचर्य विधि के द्वारा पता चलेगा। फिर हम ये जान पाएंगे कि बच्चे के अंदर जो है ना उसका अनुभव क्या रह रहा है और जो कि मानसिक रोग का कारण बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता अभिभावक या शिक्षक बालकों के साथ अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आचरण करते हैं तो बालकों में किस प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न होती है? हानिकारक ग्रंथि उत्पन्न होती हैं, लाभदायक ग्रंथि उत्पन्न होती हैं, या फिर क्या कह रहा है उदासीन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हानिकारक ग्रंथि जो है ये उत्पन्न होती है। यहाँ पे समझिएगा, ये जो फ्रायड साहब है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अपना वो कहते हैं कि कोई भी माता पिता है, अभिभावक है या शिक्षक है, यदि बालक के साथ वो अत्यधिक मनोवैज्ञानिक वाला अगर बिहेवियर करने लगता है, आचरण करने लगता है, तो बालक के अंदर जो है ना हानिकारक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। और वो जो ग्रंथि उत्पन्न होती है उसको मनोविश्लेषणात्मक के द्वारा उस ग्रंथि को सुलझाना चाहिए, नहीं तो फिर वो व्यक्ति जो है यानी बालक जो है वो साइको से पीड़ित हो जाएगा। तो वही कह रहा हानिकारक ग्रंथि उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बालक द्वारा की जाने वाली गलतियों का उत्तरदायी निम्न में से किसको माना जाता है? शिक्षक को, अभिभावक को, माता पिता को, उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा जो है ना अगर देखा जाए साइको एनालिटिक सिद्धांत के रूप में अगर देखा जाए तो एक बालक के द्वारा जो भी वो गलती कर रहा है उसका उत्तरदायी तो उसके माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा शायद उसको संस्कार नहीं दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। फ्रायड के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने है, बालकों के ज्ञात चेतना पर नियंत्रण करके उनकी मूल प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए ताकि उन्हें विकास के मार्ग पर लाया जा सके। ये बिल्कुल सही होगा। बालकों के मूल प्रवृत्ति का शोधन करके विकसित करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, बालकों को अनुकूल पर्यावरण मिले इसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनुकूल पर्यावरण देकर ही बच्चों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और अगला है सभी। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। क्योंकि देखिए बालक का जो विकास है उसमें आप शिक्षा अगर दे रहे हैं उस रूप में, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल उद्देश्य यही है कि बालक के पास जो जिस चेतना का ज्ञान है उस पर उसको नियंत्रण कीजिए, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, उसको विकसित करिए ताकि वो विकास के मार्ग पर आ सके। बालक की जो मूल प्रवृत्ति है ना उसको शोधन कीजिए, मतलब उसको धीरे धीरे उसमें सुधार लाइए। आगे कहता है बालक का अनुकूल पर्यावरण मिले, अगर एक बालक को अच्छा पर्यावरण मिल जाए इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल पर्यावरण देकर ही किसी बच्चे का आप बाधा को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार बालकों में सर्वप्रथम इंद्रिय गति का विकास होता है। इस इंद्रिय गति के विकास का प्रतिमान उन्होंने कितना आकलित किया है? 20 मान के बराबर, 22 मान के बराबर, 24 मान के बराबर, 26 मान के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 मान के बराबर उन्होंने आकलित किया है, ठीक है, पियाजे साहब। क्या चीज का? इंद्रिय गति का, कि इंद्रिय गति का जो विकास होता है उसका प्रतिमान कितना है, तो 24 मान के बराबर। अगला क्वेश्चन है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास
के अंतर्गत किन तत्वों को विकास में शामिल किया जाता है? चिंतन का विकास, तर्क शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संज्ञानात्मक विकास है तो तर्क, चिंतन, कल्पना सब आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार बालकों के विकास का सही क्रम क्या हो सकता है? पहला है इंद्रिय गति का विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, वैचारिक विकास। दूसरा है वैचारिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इंद्रिय गति का विकास, सामाजिक विकास। तीसरा है सामाजिक विकास, पारिवारिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, वैचारिक विकास। चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ समझिएगा, कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए बालक का विकास का सही क्रम क्या है, तो बालक का सबसे पहले जो है इंद्रिय गति का विकास होगा, उसके बाद जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर देन उसका शारीरिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास, फिर वैचारिक विकास उसका होगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बालकों में बौद्धिक व्यवहार दो रूपों में विकसित होता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय के रूप में। प्रायः सभी प्रकार के विकास शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है। तीसरा है विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है तथा व्यक्तित्व के विकास में यहम का प्रमुख योगदान होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त जो है ना सभी कथन आपके सत्य हैं। बालक का बौद्धिक विकास जो होता है वो दो रूप में होता है, तब ना कहते हैं इसका बुद्धि जो है पता नहीं एक्टिव हो गया है कि डीएक्टिव हो गया है। तो बौद्धिक व्यवहार जो है दो रूप में विकसित होता है। प्रायः कहा जाता है कि सभी प्रकार का विकास जो होता है वो शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है, विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है तथा व्यक्तित्व के विकास में यहम का प्रमुख योगदान होता है। सभी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होती है? नकल पर आधारित होती है, खोज पर आधारित होती है, खेल पर आधारित होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए ये चीज को हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, कि ये जो होता है ज्ञानात्मक विकास ना, ज्ञान कैसे अर्जन होगा आप खुद सोचिए ना इस चीज को, कि ज्ञान जो है वो खोज पर आधारित होगा। क्योंकि जब किसी चीज पर हम खोज अगर करेंगे तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अपना हासिल कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है ना वो नकल को छोड़कर खोज पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर अपना, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। आप लोग थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए, आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, अगर आप चैनल को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तभी हम अच्छे तरीके से आपको दे पाएंगे। क्योंकि देखिए एक तो अभी ना हमको नींद लग रहा है बहुत ज़ोर से, क्योंकि एक हम लोग का क्लास जो है वो 7 पीरियड क्लास चलता है सुबह से। ठीक है, अब सुबह से सोचिए कि 7 पीरियड क्लास लेके आना, उसके बाद फिर से मतलब फाइल बनाना, रिकॉर्ड करना, मतलब शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन एक जैसे होता है ना कि मन है मतलब ये चीज़ का करेंगे मतलब करेंगे, वही वाली स्थिति है। तो थोड़ा सा आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग को।